Okay, welcome student to the class of Wish Academy. Today we are going to start our topic of accounting for partnership. Before starting the journey of accounting for partnership, first of all you should know about the partnership. देखो पार्टनरशिप शुरू करने से पहले इससे पहले जो आपने क्लास 11th में जो अकाउंटिंग की थी वो अकाउंटिंग क्या थी एक्चुअली दैट अकाउंटिंग वाज फॉर सोल प्रोप्राइटर एंड द बेसिक अकाउंटिंग आपने क्या किया था एक बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जब आपने अकाउंटिंग की थी तो उसमें क्या क्या सीखा था पहला जर्नल एंट्रीज आपने सीखी थी विच विल बी सेम फॉर बोथ पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप देन आपने लेजर बनाना सीखा था लेजर बनाने के बाद आपने इनका ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था जिसमें आपने दो मेथड सीखी थी देन लास्टली आपने बनाना सीखा था फाइनल अकाउंट ये सब क्या था सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग थी यहां पर आपने अकाउंटिंग की थी सोल प्रोप्राइटर के लिए लेकिन अब आप क्या करोगे अकाउंटिंग करोगे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है एक सोल प्रोप्राइटर को अकाउंटिंग से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में जब एक अकेला पर्सन कोई एक सिंगल पर्सन बिजनेस कैरी करता है ही नीड्स मोर कैपिटल उसे ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है उसे और ज्यादा वर्क पावर चाहिए होती है वर्क पावर चाहिए होती है और उसे और ज्यादा क्या चाहिए होते हैं प्रॉफिट्स इन तीनों रीजन के कारण एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पास रीच करता है ये सोचते हुए कि ये इंसान कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो इसके पास ज्यादा से ज्यादा कैपिटल होगी और कैपिटल ज्यादा होगी पूंजी ज्यादा होगी तो वो और ज्यादा लोगों को बिजनेस में काम पर लगा सकता है तो वर्क पावर भी बढ़ेगी एंड बिकॉज ऑफ दिस टू कॉम्बिनेशन प्रॉफिट विल अल्टीमेटली इंक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज होना ही होना है ठीक है तो इन सभी कारणों से ये क्या करता है एक नया पार्टनर ढूंढने की कोशिश करता है बेसिकली पार्टनरशिप होता क्या है फॉर एग्जांपल वी इन द विश एकेडमी वी आर फोर पर्संस डीलिंग ऑल आवर बिजनेस इन द पार्टनरशिप सो व्हाट इज पार्टनरशिप जो सेक्शन 4 एक्चुअली पार्टनरशिप एक्ट आपको याद रखना हमेशा पार्टनरशिप एक्ट के बारे में ठीक है पार्टनरशिप एक्ट 1932 that act mentions all the rules and regulations of the partnership 1932 एक्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा शुरुआत करते हैं सेक्शन 4 ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 जो है वो आपको इस पार्टनरशिप की डेफिनेशन देता व्हाट इज पार्टनरशिप एक बार मैं आपको पहले समझा देता हूं फिर मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखता दूंगा देखिए या पहले हम लोग लिख लेते हैं देखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन नॉट लड़का एंड लड़की रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स ऑब्वियसली बात है अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हमें मालूम हम खुद से पार्टनरशिप नहीं करेंगे इस हाथ को उस हाथ से पार्टनरशिप करवा दिए एग्जैक्टली वी नीड टू और मोर पर्सन्स सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed who have agreed who have agreed to share to share the profits of the business समझ में आ रहा होगा आपको कि देखिए इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें दो या दो से ज्यादा लोग ही होने चाहिए एक इंसान कभी पार्टनरशिप नहीं कर सकता हु हैव एग्रीड टू शेयर इन्होंने तय किया है शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस which is carried by all or by one acting for all
इस डेफिनेशन को रट्टाफिकेशन बिल्कुल मत मारिएगा, मैं आपको एकदम क्लियर समझाता हूं कि इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। देखिए, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग, ये दो लोगों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, ये एक रिलेशन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, और भी ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सन को भी आप साथ में ले सकते हो। इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड, ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, ये सब मिलकर के आपस में समझौता कर रहे हैं टू कैरी, टू शेयर द प्रॉफिट। अब ये क्या चाहते हैं कि इस बिजनेस से होने वाले खूब सारे प्रॉफिट को ये लोग क्या करें, इस प्रॉफिट को, ये जो मजे में दिख रहा है ना, ये क्या है, प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को ये क्या करें, शेयर करें। विच इज दिस प्रॉफिट इज कमिंग फ्रॉम द बिजनेस, कौन से बिजनेस से, जिसको ये लोग आपस में मिलकर के रन कर रहे हैं। मतलब इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू कैरी द, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय एनी वन। हो सकता है किसी एक ने उस बिजनेस को चलाया हो, या फिर कैरीड बाय ऑल, एक्चुअली कैरीड बाय ऑल, हो सकता है सारे पार्टनर इस बिजनेस को चला रहे हो, या फिर इनके बदले में काम कर रहा केवल एक इंसान। क्लियर है आपको ये चीज? देखिए फिर से एक बार, अकाउंटिंग पार्टनरशिप इज व्हाट, it is a relation between two or more persons, it is a relation between two or more persons who have agreed to share the profit of the business which is carried by all or by one acting for all। clear है ये definition? I hope आपको ये definition समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो बिजनेस में पार्टनरशिप की जरूरत क्यों होती है, तो समझ में आ गया भाई एक अकेला इंसान बिजनेस में क्या क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस वीडियो विच आई एम मेकिंग इज by the help of the two or more persons, not by me alone। मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता। so that is partnership। क्यों चाहिए पार्टनरशिप? to expand the business, to gain more capital, to enhance the man power, बढ़ाना हमें। ठीक है, so that is partnership। clear? okay, I hope कि आपको पार्टनरशिप क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज पार्टनरशिप, डेफिनेशन और उसे याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। प्लीज वीडियो को स्टॉप करना और आप वो सब चीजें लिख लेना। वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो, इसको समझने के लिए पहले आप एक स्टोरी समझने की कोशिश करो। आप या मैं, हम सब क्या है, अकाउंटेंट्स। कोई छोटा अकाउंटेंट है, कोई बड़ा अकाउंटेंट है, हम सब क्या है, अकाउंटेंट्स है। हमारे पास लोग क्यों आएंगे? मान लो मेरे पास मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आते हैं, ये बात लेकर के कि हमको एक पार्टनरशिप शुरू करनी है, और मैं कौन हूं, एक अकाउंटेंट। मिस्टर एक्स और वाई हमारे पास आते हैं कि भैया हमको एक पार्टनरशिप फर्म चालू करनी है। पार्टनरशिप फर्म चालू करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मैंने इनको साफ कहा कि आपको किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाने की या एग्रीमेंट तैयार करवाने की जरूरत नहीं होती है, ना ही पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा नगर निगम, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट पार्टनरशिप एक्ट ये नहीं कहता है कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी। फिर ये मुझसे कहते हैं कि हमारे बीच में जो समझौते हुए, क्या उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन है? इन्होंने कहा क्या एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है? मैंने कहा भैया एग्रीमेंट को भी तैयार करना कंपलसरी नहीं है। एग्रीमेंट भी क्या है, ऑप्शनल है। क्या है ये? ऑप्शनल है। आप चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो ना बनाए। ये एग्रीमेंट्स भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वर्बल, बोले तो आप मेरे पास आए और आपने बोला कि हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, और आपने एग्री कर लिया कि हमारा प्रॉफिट इक्वल होगा, हम बिजनेस को 5 सालों तक चलाएंगे, दैट इज वर्बल एग्रीमेंट। और आप चाहे तो रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, विच इज रिकमेंडेड बाय द लॉ, दैट इज रिकमेंडेड बाय द लॉ, यानी कि कानून इस चीज को
आपको रिकमेंड करता है कि आप एक रिटन एग्रीमेंट रखिए। मान लेते हैं मिस्टर एक्स और वाई ने क्या किया, मेरे पास आकर के सारी इंफॉर्मेशन ली, ये सब चीजें की इन्होंने, और रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाया, और ये लोग क्या करते हैं, ओरल यानी कि वर्बल एग्रीमेंट से बिजनेस कैरी करने लगते हैं। बाद में इनके साथ क्या होता, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। अगर इनके बीच में डिस्प्यूट होते हैं तो सॉल्व आउट करने के लिए ये कहां जाएंगे, कोर्ट के पास। हम अकाउंटेंट्स के पास पहले आएंगे और हम इन्हें कहेंगे कि भैया ये फैसला कोर्ट ही करे तो बेहतर है। अब ऐसी कंडीशन में कोर्ट आपसे क्या मांगेगी, सबसे पहले प्रूफ मांगेगी। वो प्रूफ आप क्या दोगे, वर्बल रिकॉर्डिंग्स आप वहां सुनाएंगे। क्या वर्बल रिकॉर्डिंग्स वैलिड है कोर्ट में कभी? आप जहां तक लॉ के बारे में जानते होंगे, मुझे मालूम है कि ये सब चीजें कभी भी कोर्ट में वैलिड नहीं होती है। आपको वहां पर एविडेंसेस पेश करने होते हैं। सो दैट इज द एविडेंस, दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड बाय द लॉ। ओके, क्लियर। अब इस रिटन डॉक्यूमेंट को, इस रिटन एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पार्टनरशिप डीड। दैट इज पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड के क्या कंटेंट है, मुझे मालूम है आप ये देखने यहां नहीं आए मेरे चैनल पर, ये सभी लोग आपको बता देते हो और आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। आई होप कि आप यहां पर ये सब चीजें समझने आए हैं, ना कि लिखने। तो मैं आपको डीड के कंटेंट नहीं बनाने वाला हूं, आप कंटेंट्स को एज अ होमवर्क समझिए और प्लीज आप इसको करके रखें तो ज्यादा बेटर होगा। कंटेंट्स जानना जरूरी है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट बट नॉट टू राइट देयर। आप कहीं भी लिख सकते हैं ये सब चीजें। ओके, सो अकाउंटिंग करने से पहले हमने पार्टनरशिप फर्म बना ली, हम एक अकाउंटेंट, हमने सारी चीजें इनको बता दी कि आपके बीच में एग्रीमेंट्स होने चाहिए। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिकमेंडेड है कि भैया रिटन एग्रीमेंट रखो, दैट इज पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड है क्या, देखिए, जैसे आप अपनी किस्मत मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने लिख दी है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स दिस इज इन माई डेस्टिनी। शायद मुझे आपको पढ़ाना मेरी डेस्टिनी में था, तो मैंने, मतलब मेरी किस्मत में था आपको पढ़ाना, और आपका पढ़ना आपकी किस्मत में था। तो ये सारी चीजें जैसे एक बार लिख दी गई, इसे बदला नहीं जा सकता। वैसे ही पार्टनरशिप डीड में जो कुछ मेंशन कर दिया गया वो मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, फर्म चालू हो गई, सब कुछ हो गया, और इन्होंने एग्री किया है, डीड में इनकी ये लिख दिया है कि 90% प्रॉफिट कौन लेगा, मिस्टर ए लेंगे, और बचा हुआ 10% प्रॉफिट मिस्टर बी, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। तो देखिए, ये डीड तो मुझे भी समझ में आता है कि इन लोगों ने बराबर कैपिटल लगाया। इन लोगों ने कैपिटल अगर बराबर लगा दी है, उसके बाद अगर मान लो ये प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे, मुझे भी दिख रहा है कि ये नाइंसाफी है, वाई के साथ अनजस्टिस हो रहा है, हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप ये क्लियर कर सकते हो कि ये डीड में लिखा है नहीं लिखा। अगर ये डीड में लिखा, दैट इज दिस इज ब्रह्मा जी की लकीर, मतलब ये वो है कि जो इन्होंने बना दिया, जो उन्होंने किस्मत में लिख दिया, वो होना ही है। तो पार्टनरशिप डीड में कोई भी ऐसी चीज जो आपको अनजस्टफुल लगती है, तो वो भी आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है? सो व्हाट आर द कंटेंट्स, क्या लिखना है पार्टनरशिप में। अगर मैं या आप एक अकाउंटेंट हो, यदि आप या मैं एक अकाउंटेंट है, तो हम लोग डीड तैयार करेंगे, एक डॉक्यूमेंट, उसमें क्या लिखेंगे, ये लोग कौन सी फर्म चालू करने वाले, नेम ऑफ द फर्म। देखिए, आपको रिटर्न में सारे कंटेंट आपके बुक में मिल जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आप ये सब सुनने या ये सब लिखने नहीं आए यहाँ पर, बल्कि ये सब समझने आए। सो देखिए, पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये फर्म कौन सी है जिसका ये डीड है, देन इस फर्म का एड्रेस क्या है, देन इस फर्म में कौन कौन पार्टनर है। पता चला इन्होंने धोखाधड़ी की और तीसरा नाम जोड़ दिया, एक्स वाई एंड जेड, और ये कोर्ट में पेश ही नहीं कर पाया। देन इसके बाद देखो, नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर। कहीं कोई भाग गया, एक्स ने वाई को धोखा दिया और भाग गया, या वाई एक्स को धोखा देकर के भाग गया, कहां ढूंढेंगे, किस तरह का बिजनेस होगा, नेचर ऑफ द बिजनेस, एंड मेनी मोर थिंग्स अबाउट द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स, about the capital of the capital, interest on capital, drawing limit क्या होगी, interest on drawings charge करना या नहीं करना, these all things will be mentioned in the partnership deed and we have to follow as an accountant। मैं हूं या आप हो, हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड को आप
जस्टिफाई मत करने बैठना, बस इतना मान लेना कि एक बार बन गई है तो इसे हमें मानना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज कमेंट। I have no issue. Please comment and DM us on Instagram. Thank you for watching us video.